गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट्स में पार्ट 2 वीडियो में आज हम इंसुलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम इंसुलेटर क्यों यूज करते हैं। आइसोलेट टू लाइव पार्ट्स। किसी भी इंसुलेटर में इंसुलेटर हम अगर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे टावर आता है और दो टावर आपके आते हैं। तो दो टावर के बीच में दोनों टावर कंडक्टिंग पार्ट है। आपको ट्रांसमिशन लाइन के सपोर्ट के लिए टावर यूज करने हैं। तो दोनों टावर कंडक्टिंग ना हो जाए इसलिए हम इंसुलेटर यूज करते हैं। और नॉर्मल चीजों में हम देखें कि हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में हम अगर वायर यूज करते हैं तो उस वायर में इंसुलेटर ऊपर पीवीसी लगा होता है। तो वो इंसुलेटर हमारी बॉडी को और कंडक्टर को दोनों को एक साथ इकट्ठा होने नहीं देता। अगर हो जाए तो हमको शॉक लग सकता है। या फिर अगर वायरिंग में इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कहीं पे दो वायर हम इंसुलेटर बिना यूज कर ले तो दोनों वायर शॉर्ट हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका वायरिंग डैमेज हो जाएगा। सेफ्टी ऑफ सराउंडिंग लाइव्स। जरूरी नहीं है। सेफ्टी का मतलब कि ये है कि सिर्फ इंसानों की ही बात है। ट्रांसमिशन लाइन के आसपास काफी सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा करना जरूरी है। टावर पे कई जगह कई बार बैठते हैं बर्ड्स। तो एक्सीडेंटली कोई लिविंग क्रिएचर इंसान हो या एनिमल हो या बर्ड हो किसी भी दो कंडक्टिंग पार्ट को टच ना कर ले, इस वजह से हम इंसुलेटर यूज करते हैं। सेफ्टी ऑफ कंपोनेंट्स एंड एसेसरीज ऑफ ट्रांसमिशन टावर। बेसिकली अगर इंसुलेटर हम नहीं यूज करते तो मान लीजिए अगर 220 केवी का लाइन जा रहा है तो आप सोचिए आपका टावर है, उससे भी 220 केवी की इफेक्ट आएगी और अल्टीमेटली आपकी एसेसरीज भी डैमेज होगी। इस वजह से भी आपको इंसुलेटर यूज करना है। मैकेनिकल सपोर्ट टू लाइव कंडक्टर्स। जो लाइव कंडक्टर्स है, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स है जो हमने आगे देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर हमने स्टडी किए, तो ये सारे कंडक्टर्स हैं, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना जरूरी है, इसलिए हम इंसुलेटर यूज करते हैं। प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस। आपका हाई रेजिस्टेंस होना जरूरी है इंसुलेटर का। अदरवाइज जितना वोल्टेज लेवल ज्यादा उतना आपका इंसुलेटर अगर आपने अच्छा नहीं लिया तो आपका इंसुलेटर डैमेज हो सकता है और अल्टीमेटली आपका जो अदर मेटल पार्ट है, अदर कंडक्टिंग पार्ट है, वहां से करंट फ्लो हो सकता है। तो दोस्तों हम बेसिकली सेफ्टी के लिए और मैकेनिकल की सपोर्ट के लिए इंसुलेटर यूज करते हैं। तो इंसुलेटर से आप कौन सी प्रॉपर्टी चाहते हैं, इंसुलेटर प्रॉपर्टी में क्या गुणधर्म होने चाहिए तो हम उसको यूज कर पाए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसके ऊपर एक लंबा सा ट्रांसमिशन लाइन केबल जाता है, तो वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर उसका वीक है तो उसका जो वेट है उसकी वजह से ही इंसुलेटर डैमेज हो जाएगा। तो अगर विंड चल रहा है, अगर स्नोफॉल हो रहा है, तो ये सारे चीजों की वजह से आपका जो इंसुलेटर है अगर वो स्ट्रांग नहीं है, मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं है, तो वो डैमेज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आपको पता है इंसुलेटिंग मटेरियल ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो आपको पता है, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज वो बेयर करना चाहिए। एटलीस्ट आपकी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग है उतना रेटिंग तो वो बेयर करना ही चाहिए। रेजिस्टेंस टू अर्थ। आपको आपके जो करंट है ट्रांसमिशन लाइन के, वो करंट अर्थ तक जाना नहीं चाहिए, वो भी एक प्रॉपर्टी है। फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में हम आगे थोड़ा स्टडी करेंगे दोस्तों। और नॉन पोरोसिटी, आपका मटेरियल पोरस नहीं होना चाहिए। आप दोस्तों अगर इंसुलेटर देख ले तो उसकी सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, अगर पोरस है तो वहां पे
मॉइस्चर आ जाएगा और अगर बारिश है तो पानी भी अंदर चला जाएगा, तो वो डैमेज होने की संभावनाएँ रहती है। इस वजह से इंसुलेटर का मटेरियल पोरस नहीं होना चाहिए। आप देखिए बिल्कुल शाइनिंग वाला उसके ऊपर लेयर लगाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे पोरोसिटी नहीं रहता। आपका इंसुलेटर एक सिंगल मटेरियल का दिखता है और स्मूथ दिखता है। तो इस वजह से उसका प्रोटेक्शन रहता है। टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी, अगर जहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये टेम्परेचर विथस्टैंड कैपेसिटी इंसुलेटर की बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। मटेरियल कौन-कौन से यूज़ होते हैं दोस्तों वो देखते हैं। पोर्सेलिन, ग्लास, स्टेटाइट, पॉलीमर और सिलिकॉन रबर इंसुलेटर। दोस्तों ये सारे इंसुलेटर है कहीं न कहीं हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। डिफरेंट रीजन में, इंडिया के डिफरेंट रीजन में कहीं न कहीं सारे इंसुलेटर कहीं क इक्विपमेंट में यूज़ हो रहे हैं, कहीं ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ हो रहे हैं। ज़ोन के अकॉर्डिंगली, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कुछ इंसुलेटर यूज़ होते हैं। बर्फीले एरिया है वहाँ पे ग्लास इंसुलेटर, सिलिकॉन रबर इंसुलेटर वगैरह यूज़ होते हैं। तो ये सारे क्या है और इन मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। पोर्सेलिन इंसुलेटर, पोर्सेलिन के बारे में दोस्तों देखते हैं। काओलिन, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार को गर्म किया जाता है और उसके कॉम्बिनेशन को अगर गर्म करते हैं तो वो पोर्सेलिन कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी 65 केवी पर सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिए 1 सेंटीमीटर का उसका पीस 65,000 वोल्ट बेयर कर सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ ग्रेटर देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसको कंप्रेस होना है, वहाँ पे केबल लगाओगे, कंडक्टर लगाओगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा आएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ वहाँ पे टेंसाइल फोर्स नहीं लगेगा। उसकी एक्सिस पे अगर फोर्स लगता है उसको हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं और ऊपर जो प्रेशर लगता है उसको कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी अप्रोक्सीमेट होती है 62,000 केजी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमने रख दिया तो उस एरिया में 62,000 केजी किलोग्राम वो कंप्रेशन सहन कर पाएगा। बहुत ही ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी 400 केवी पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का पीस 400 केवी बेयर कर सकता है और इट कैन बी ग्लेज्ड। वो ग्लेज्ड मैंने जो आपको स्मूथ सरफेस कहा उसको उसे हम ग्लेज्ड कहते हैं। इन जनरल हम लोग ये जो घर पे ग्लेज्ड टाइल्स लगाते हैं तो वो भी एक ऊपर से चमकीली सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, उसे हम ग्लेज्ड कहते हैं। तो ये सारे इसकी प्रॉपर्टी है पोर्सेलिन इंसुलेटर की। ग्लास इंसुलेटर के बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। यूज इज लिमिटेड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट। मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट के लिए ग्लास इंसुलेटर कहीं कम यूज होता है। हमारे यहाँ रूटीन में सिटी एरिया में हमको नहीं देखने मिलता। मोल्डेड टफन ग्लास इज यूज, टफन ग्लास हम इसमें यूज करते हैं। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 140 केवी पर सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का पीस 140 केवी बेयर कर सकता है। क्रैक्स में अपीयर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ग्लास का जो होता है दोस्तों वो टेम्परेचर के लिए थोड़ा सेंसिटिव रहता है। तो अगर हायर टेम्परेचर उसकी रेंज के बाहर गया तो वहां पे क्रैक दिख सकता है आपको। एक्यूमुलेटेड मॉइस्चर कैन कॉज फॉल्ट ड्यू टू डस्ट। डस्ट अगर ज्यादा हो जाती है तो वहां पे फॉल्ट हो सकता है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज ऑब्जर्व इन मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि हर ग्लास में आपको वो देखने मिले, हर ग्लास इंसुलेटर में आपको देखने को मिले। अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं उनकी वजह से ग्लास इंसुलेटर में काफी सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। तो अभी काफी सारी जगहों पर ग्लास इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। स्ट्रेट टाइट की बात करते हैं। ये मैग्नीशियम सिलिकेट यहाँ पे यूज होता है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ दोस्तों ज्यादा है। तो एंड इंसुलेटर पे इसको यूज कर पाएंगे। और स्ट्रेन इंसुलेटर जो हम लाइन के एंड पे लगाते हैं वो स्ट्रेन इंसुलेटर होते हैं। तो उस जगह पर आप समझ सकते हो जहाँ पे ऊपर कंडक्टर नहीं लगेगा और साइड में लगेगा तो वो टेंसाइल फोर्स देगा। तो यहाँ पे स्ट्रेन इंसुलेटर के लिए हम स्टेटाइट को यूज करते हैं। सिलिकॉन रबर इंसुलेटर, ये देखते हैं आप सिलिकॉन के काफी सारे बर्तन भी अभी यूज होते हैं। आपके किचन वेयर इसमें भी दिखते हैं। तो वो इंसुलेटर बहुत बढ़िया है होते हैं। तो टेम्परेचर वो हाई बेयर कर सकते हैं।
एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे भी हम सिलिकॉन रबर इंसुलेटर यूज कर पाते हैं। लाइट वेट होते हैं, पॉल्यूशन फ्लैश ओवर परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इसका मतलब इसका फ्लैश ओवर का मतलब ये हुआ कि ये दो सरफेस है, ये दो सरफेस पे अगर आर्क होता है तो उसको हम फ्लैश ओवर कहते हैं, तो वो यहाँ पे कम दिखता है। रेजिस्टेंस इसका हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में हम इसको यूज़ करते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम इंसुलेटर के टाइप देखेंगे। पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, शैकल टाइप और स्टे टाइप। ये पिन टाइप है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रूव होता है, जो ऊपर जो ये यहाँ पे आपको जगह दिख रहा है, ये जो जगह दिख रहा है इसको ग्रूव कहते हैं। यहाँ पे हम केबल बिठाते हैं। ये सस्पेंशन टाइप है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लटक रहा है वायर, इसको सस्पेंशन बोला जाता है। सस्पेंशन आपकी टू व्हीलर में भी सस्पेंशन आता है, बाइक्स वगैरह में, फोर व्हीलर में सस्पेंशन हम देखते हैं। तो ये यहाँ पे विंड प्रेशर से सस्पेंड है, सस्पेंड किया गया है, तो वो इसको सस्पेंशन कहते हैं। विंड प्रेशर के सामने इसका बेयर ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा विंड प्रेशर बेयर कर पाएगा। स्ट्रेन टाइप, ये स्ट्रेन इंसुलेटर है, ये हमको ज्यादा देखने मिलते हैं सिटी एरिया में वगैरह में, और गांव में बेसिकली ओवरहेड लाइन में। शेकल इंसुलेटर, ये भी हम लोग गांव में हम इसको देखने मिले, सिटी एरिया में थोड़े कम मिलते हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं दोस्तों पीछे। के टाइप, जो आपका टावर होता है, जो जो अर्थिंग के लिए जो कनेक्शन आता है वहां पे ये इंसुलेटर लगता है। आपने कई बार अर्थिंग के लिए, अगर कोई पोल है, पोल के पास में अर्थिंग के लिए अगर केबल खींचा गया है तो वहां पे आपको स्टे इंसुलेटर देखते मिल जाएगा। पिन टाइप इंसुलेटर की बात करें, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रू है, ग्रू में सेट करके इसको ऊपर से बांध दिया जाता है। इसी प्रकार इसका यूज किया जाता है। थ्रेड्स आर कट एट लोअर सेक्शन, ये जो थ्रेड कट होती है इसको ग्रू बोला जाता है। थ्रेड बोल्ट इज इंसर्टेड इन टू फिट द क्रॉस आर्म, यहाँ से ये बोल्ट होता है, इसको फिट कर दिया जाता है। ग्रूव इज गिवन फॉर प्लेसिंग द कंडक्टर, ये जो ग्रूव होता है वहां पे कंडक्टर को प्लेस करते हैं। कंडक्टर इज अटैच्ड विथ सॉफ्ट बाइंडिंग वायर, ये जो वायर है सॉफ्ट बाइंडिंग वायर बोला जाता है इसको, इससे कंडक्टर को बांधा जाता है। सफिशियंट डिस्टेंस इज केप्ट बिटवीन कंडक्टर एंड पिन, पिन और कंडक्टर के बीच में सफिशियंट डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट हो जाएगा। कॉरोगेटेड शेप, रेन शेड अवॉइड लीकेज करंट, ऊपर से इसका शेप होता है कॉरोगेटेड होता है, जैसे रेन शेप, तो बारिश की बूंदे ऊपर स्टे नहीं कर पाएगी, ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो लीकेज करंट अवॉइड होता है उससे। और अवेलेबल इन सिंगल पिन 11 टू 33 केवी तो 3 पिन, सिंगल पिन हो सकती है या 3 पिन हो सकती है, और अप टू 66 केवी तक हम इसका यूज कर सकते हैं, 11 केवी से 66 केवी तक। और हायर वोल्टेज मोर पोर्सेलिन इज रिक्वायर्ड, ज्यादा पोर्सेलिन चाहिए। शेप कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, जैसे मैंने बोला कॉरोगेटेड उसका शेप बनाना पड़ता है, बारिश की बूंदे उस पर स्टे नहीं कर पाए इसलिए। टू अवॉइड सीमेंटेड इंसुलेटर इज यूज्ड, कई बार सीमेंटेड माने इसके अंदर एक सीमेंट भरा होता है, तो उस वजह से वहाँ पे आपका मॉइस्चर का लेवल कम हो जाएगा। सीमेंटेड इंसुलेटर आर ट्रीटेड विथ हीट फर्नेस, सीमेंटेड अगर आपने किया तो उसको फर्नेस में हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिससे उसका मजबूती आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसा मैंने बोला ये ग्रू है आपका, रेन शेड्स जैसा शेप बनाया हुआ है, ये सीमेंट बीच में लेयर लगा के इसको हीटिंग किया जाता है। और ये सेंट्रली एक पिन होता है, लेकिन वो आपके कंडक्टर से दूर होता है, जो आपके 3 सेक्शन को जोड़ा जाता है जिससे, ये देखिए यहाँ पे, और ये सेंट्रल ग्रू है। तो ये इंसुलेटर आपको काफी सारे कॉमन टाइप देखने मिल जाएंगे, रूटीन में हम यूज करते हैं। सस्पेंशन, जब जब बड़ी लाइन जाती है तो हमको सस्पेंशन इंसुलेटर देखने मिलते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर 33 केवी तक या 66 केवी पर कई बार यूज होते हैं, लेकिन पिन टाइप की साइज बड़ी हो जाती है तो हायर वोल्टेज लेवल पे इसको फिजिबल नहीं है।
तो इस वजह से सस्पेंशन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिस्क लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्क है। तो इस प्रकार नंबर ऑफ डिस्क हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग हर डिस्क के लिए एक वोल्टेज लेवल रहेगा। जो ट्रांसमिशन लाइन से करीब है उस इंसुलेटर की डिस्क में ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जैसे दूर जाते जाओगे आप, ऐसे वोल्टेज कम हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा वोल्ट प्रेशर में रहेगा और ये सबसे कम प्रेशर में रहेगा। और ये वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आइडियली इक्वल होना चाहिए, जिसको हम आगे लास्ट टॉपिक देखेंगे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, उसके फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिस्क हम कनेक्ट करते हैं और हर डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर एक डिस्क होती है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका फायदा वो है, पेन टाइप में वो नहीं रहता क्योंकि जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली एक डिस्क अगर रिप्लेस हो जाए तो पूरा स्ट्रिंग हम वापस से यूज कर सकते हैं। अब पूरी स्ट्रिंग को हमको बदलना जरूरी नहीं है। तो ये इसका यूज ज्यादा है कंपेरेटिवली, अबाउट 33 के भी हम ज्यादातर यूज करते हैं। और सस्पेंशन टाइप देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम है। क्वार्टर की आयरन कैप ऐसा रखा होता है, बिटुमिन कोटिंग, बिटुमिन यूज होता है, पोर्सलिन है बेसिकली। सीमेंट आपके जॉइंट के लिए उसको फिर करके फिर हीटिंग किया जाता है। बेंड आइसोलेशन पर्पस भी यूज किया जाता है, जिससे उसका इंटरनल वाइब्रेशन वगैरह ना हो। टू इंक्रीज द लीकेज पाथ ग्रूव इज प्रोवाइडेड। लीकेज पाथ को लंबा करने के लिए, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो पाथ की लेंथ ज्यादा है तो क्या होता है, पाथ की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस वजह से वो आप लगाते हो ये लीकेज पाथ को लीकेज करंट को रिड्यूस करने के लिए ग्रूव लगाते हो। यहाँ पे ग्रूव लंबी रखते हो। ये जो हम यहाँ पे ग्रूव यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसकी बात है। इनर साइड रिमेन्स ड्राई इन रेन। इन इंटरनल अभी कुछ भी यहाँ पे रेन का इफेक्ट नहीं आएगा, सरफेस पे से पानी चला जाएगा। स्टील पिन इज सीमेंटेड एट बॉटम। एक बॉटम पे एक एन पिन रखी होती है, देखिए यहाँ पे, और वहां पे कंडक्टर फिक्स किया जाता है दोस्तों। ऑन द टॉप गैल्वेनाइज्ड कैप इज सीमेंटेड। ये गैल्वेनाइज्ड कैप है, इसको सीमेंट लगाया जाता है। हुक इज प्रोवाइडेड एट द टॉप फॉर सस्पेंशन। ये हुक है और ये आपका गैल्वेनाइज्ड कैप है। क्लैंप इज प्रोवाइडेड बॉटम टू कैरी कंडक्टर। यहाँ पे क्लैंप लगाते हैं और इस पे कंडक्टर फिक्स करते हैं, जैसा हमने आगे के डायग्राम में देखा। तो दोस्तों ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये शॉर्ट नोट्स पूछते हैं तो ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके प्रॉपर्टी को समझिएगा। देखिए इस प्रकार ये जो है जैसा बोला गया, ये ऊपर नीचे ये क्लैंप लगा दिया, वहां पे कंडक्टर को फिक्स किया जाता है, इसे स्ट्रिंग होती है, और ये आपका बेस लेवल है, ठीक है। और ये आपका आयरन कैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसको स्ट्रिंग, ये थ्री के आप डिस्क यहाँ पे यूज कर रहे हो, ऐसा डायग्राम आपको, ये और ये दोनों डायग्राम आपको थियरी में अगर पूछते हैं तो आपको ड्रॉ करना है। स्ट्रेन इंसुलेटर की दोस्तों बात करते हैं। स्ट्रेन का देखिए हॉरिजॉन्टल इंसुलेटर की स्ट्रिंग दिखती है, उसको स्ट्रेन कहते हैं। तो एंड शार्प टर्न आते हैं, वहां पे हम स्ट्रेन यूज करते हैं। और यहाँ पे आपका टेंसाइल स्ट्रेन ज्यादा होना चाहिए, और इट कैन विस्टैंड टेंसाइल स्ट्रेन, ज्यादा टेंस, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर एक्सियल फोर्स है तो टेंसाइल स्ट्रेन का एक इश्यू रहता है, तो उसके लिए आप स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं। स्ट्रिंग इसकी होगी। कंस्ट्रक्शन इज सेम एज सस्पेंशन। ज्यादा अगर है, सिंगल भी होता है कई बार यूज, और ज्यादा है तो उसकी स्ट्रिंग हम यूज करेंगे। और दोनों अगर बहुत ज्यादा उसका वोल्टेज लेवल है, अगर केबल भी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे पैरेलल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, दो स्ट्रिंग यूज करने से आपकी स्ट्रिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनती, बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनती, और दोनों में टेंशन डिवाइड हो जाता है। इस वजह से हम पैरेलल स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो ये स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर आपके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगते हैं, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। शेकल टाइप इंसुलेटर, ये छोटे टावर में आपने देखे होंगे शेकल टाइप इंसुलेटर। बिगिनिंग और एंड एलवी लो वोल्टेज पे इसका यूज होता है। शार्प टर्न में बोल्ट इज पास थ्रू द सेंटर, यहाँ से बोल्ट लगाया जाता है। और यू क्लैंप इज यूज, जैसे ये यू क्लैंप है आप देख रहे हो यहाँ पे, यू क्लैंप इसको बोला जाता है, जैसे जिससे इंसुलेटर को पकड़ा जाता है। यू क्लैंप आपका क्रॉस आर्म पे यहाँ से फिट किया जाता है। और कंडक्टर इज फिटेड ऑन द ग्रूव, ये ग्रूव जो यहाँ पे जाएगा वहां से कंडक्टर आपका आगे निकलेगा।
और बॉन्डिंग वायर इज यूज टू सपोर्ट, बॉन्डिंग वायर आपका जो सॉफ्ट वायर होता है वो सपोर्ट के लिए यूज होता है। तो शेकल टाइप इंसुलेटर जिसको रील इंसुलेटर भी कहा जाता है। ये देखिए इस प्रकार इसको होल्ड किया जाता है। ये वुडन पोल है, यहाँ पे ये बोल्ट से फिट कर दिया और यहाँ पे ग्रू में से कंडक्टर गया और ये बॉन्डिंग वायर से यहाँ से टाइट हुआ। इस प्रकार इसका यूज होता है। तो ये आपका है शेकल इंसुलेटर या रील टाइप इंसुलेटर। कंपैरिजन ऑफ पिन एंड सस्पेंशन टाइप देखते हैं, वोल्टेज लेवल की बात करते हैं, पिन और सस्पेंशन की बात करते हैं। अप टू 33 केवी पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है, मोर देन 33 केवी पे सस्पेंशन यूज होता है। इकोनॉमिकल देखते हैं, डैमेज ऑफ वन इंसुलेटर नीड टू द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल। एक इंसुलेटर आपका होता है, डैमेज ऑफ इंसुलेटर अगर होता है, पिन में डैमेज हो जाता है, पूरा पार्ट आपको पूरा सेट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। और सस्पेंशन में हमको सिर्फ फॉल्टी डिस्क की रिप्लेस करनी होगी, पूरा रिप्लेस करना नहीं रहता। फ्लेक्सिबिलिटी, ओल्ड इंसुलेटर नीड टू बी रिप्लेस फॉर फिक्सेशन। और पिन टाइप इंसुलेटर का ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि पूरा सेट आपको रिप्लेस करना रहता है। ये फ्लेक्सिबल है तो सिर्फ आप एक डिस्क बदल के पूरा स्ट्रिंग वापस यूज कर सकते हो। लाइटिंग प्रोटेक्शन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है पिन टाइप इंसुलेटर में। और सस्पेंशन टाइप में अर्थ के नीचे जा रही है, आपका सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर होते हैं पूरी स्ट्रिंग अर्थ वायर के नीचे चल रही होती है, तो वहां पे एक प्रोटेक्शन जैसा मिल जाता है, क्रॉस आर्म की वजह से आइसोलेशन जैसा भी मिल जाता है। तो इस वजह से इसमें लाइटिंग प्रोटेक्शन ज्यादा है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन की दोस्तों बात करें, डिफिकल्ट टू विथस्टैंड प्रेशर एज इंसुलेटर इज फिक्स। पिन टाइप में क्या होता है दोस्तों, आपका इंसुलेटर फिक्स हो गया तो वहां पे आपका अगर विंड ज्यादा आ गया, आपका केबल एक तरह से मूव मूव हो गया, या मान लीजिए एक झटका आ गया वहां पे, तो टूट सकता है। लेकिन सस्पेंशन टाइप में क्या होता है, हवा अगर चल रही है तेज हवा, तो वहां पे वो स्विंग करेगा, जैसे आपका झूला घूमता है, लेकिन वो वहां पे ब्रेक नहीं हो जाएगा, वो उसको विंड प्रेशर को बैर करके वहां पे सस्पेंड रहेगा और स्विंग करेगा साथ में। इस वजह से आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन ज्यादा रहेगा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में। हाइट ऑफ पोल, उसमें ज्यादा हाइट रखने की जरूरत नहीं है पिन टाइप में, क्योंकि वहां पे आपको सस्पेंड नहीं करना है, वहां पे आप ऊपर ही फिट करते हो। लेकिन सस्पेंशन टाइप में एक हाइट का कैलकुलेशन रहता है, तो एक लेवल से आपको अबव हाइट रखनी पड़ेगी, अदरवाइज डिस्टेंस कम हो जाएगा अर्थिंग अर्थ से और एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं। अगर आपने कम हाइट रखा सस्पेंशन में तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड से डिस्टेंस कम होने की वजह से वोल्टेज बिल्डअप होगा, और अगर हाइटेड कोई जगह कोई चीज गई वहां से तो इश्यू रहेगा वहां पे। अभी हम देखेंगे फेलियर ऑफ इंसुलेटर का। फेलियर ऑफ इंसुलेटर पंक्चर हो सकता है। पंक्चर माने दोस्तों आप ऐसा कह दीजिए, कभी इंजेक्शन देते हैं तो उसको पंक्चर करना कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द कंडक्टर टू पिन थ्रू द बॉडी ऑफ द इंसुलेटर। किसी भी इंसुलेटर की बॉडी में से कंडक्टर का डिस्चार्ज होना उसको पंक्चर कहा जाता है। बॉडी ब्रेक हो गई और बॉडी में से पंक्चर होके उसकी बॉडी में से करंट पास हो गया, बॉडी में से हॉल पड़ गया, हॉल लग गया, और हॉल से अंदर बॉडी में से करंट गया दूसरे कंडक्टिंग पार्ट में चला गया, तो उसको पंक्चर बोलते हैं। ये देखिए पंक्चर इंसुलेटर यहाँ पे बताया गया है, टूट गया पूरा, ब्रेक हो गया जैसे। फ्लैश ओवर बॉडी पे ही होता है अपर। फ्लैश ओवर और पंक्चर में फर्क क्या है, पंक्चर में बॉडी थ्रू जाता है और फ्लैश ओवर में अपर बॉडी के ऊपर ही रहता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ओवर और अराउंड द सर्फेस ऑफ द इंसुलेटर, वो क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार बॉडी के सराउंड में ही आपको फ्लैश ओवर दिखता है, और आपको पंक्चर क्या होता है, थ्रू बॉडी आपके इंसुलेटर की बॉडी के अंदर से जाएगा। रीजंस बिहाइंड फेलियर ऑफ इंसुलेटर, लाइन सर्ज होता है जब आपका बिल्कुल लाइन का वोल्टेज बढ़ जाना होता है। पोरोसिटी, आपका अगर इंसुलेटर का मटेरियल पोरस है जिसमें बहुत सारे हॉल है तो आपका पंक्चर हो सकता है। शॉर्ट सर्किट अगर लाइन में कहीं हुआ, क्रैकिंग हो गया वहां से, डस्ट अगर बहुत वहां पे हो गई। आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि सबस्टेशन होते हैं वहां पे कुछ कुछ टाइम में 6 महीने 1 साल में सारे इंसुलेटर साफ होते हैं, क्योंकि लाइन शट डाउन करके आपको साफ करना पड़ता है, वहां पे डस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से पंक्चर और फ्लैश ओवर का पॉसिबिलिटीज रहता है। मैकेनिकल फेलियर ड्यू टू स्टॉर्म और शॉक, कभी जोर से विंड चल गया, तूफान तूफान आ गया, तो क्या होता है, वो तूफान की वजह से वहां पे मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। विंड अगर बहुत ज्यादा है उस केस में दिक्कत होता है। तो आपके इंसुलेटर फेल होने के ये सारे पॉसिबिलिटी है। और हम डस्ट एक्यूमुलेशन से रूटीन में यहाँ पे सबस्टेशन में वहाँ पे इसका मेंटेनेंस होता है, और आपके इंसुलेटर
की सरफेस साफ करनी होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आगे एक मैंने आपको इंसुलेटर की प्रॉपर्टी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बताया था और मैंने बोला था इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये देखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज। देखिए, फ्लैश ओवर वोल्टेज और पंक्चर वोल्टेज दोनों में फर्क रहता है। फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या होता है, आपका सरफेस के ऊपर से वोल्टेज होता है। पंक्चर वोल्टेज आपका सरफेस से अंदर होता है। तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा होगा, पंक्चर वोल्टेज इज ऑलवेज हायर देन फ्लैश ओवर वोल्टेज, क्योंकि पंक्चर है आपका बॉडी ऊपर से डैमेज हो जाता है, इसीलिए वो वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। और एडिशनल पोर्सलिन इज केप्ट बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे एडिशनल आपको पोर्सलिन प्रोवाइड करना होता है। और एफर्ट्स आर टू इंक्रीज पंक्चर वोल्टेज, नॉट फ्लैश ओवर। तो आपको बढ़ाना क्या है, फ्लैश ओवर वोल्टेज नहीं बढ़ाना है दोस्तों, आपको पंक्चर वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ानी है। आपका जो मटेरियल अगर डेवलप हो रहा है अभी, काफी सारी आईआईटीज इस पे रिसर्च कर रही है, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर के ऊपर काफी सारा रिसर्च हो रहा है। तो वहां पे उसका पंक्चर वोल्टेज इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़े। तो क्या कहेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, इट इज द रेशियो ऑफ पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैश ओवर वोल्टेज। और याद रखिए, पंक्चर वोल्टेज हमेशा ज्यादा होगा, फ्लैश ओवर वोल्टेज कम होगा। फ्लैश ओवर वोल्टेज सिर्फ सरफेस के ऊपर ही रहेगा और पंक्चर वोल्टेज थ्रू द सरफेस थ्रू द बॉडी दोनों में जाएगा। अभी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्ट्रिंग। मैंने आपको आगे बताया कि सस्पेंशन इंसुलेटर में क्या होता है दोस्तों, कि जो नीचे होता है और ऊपर से ये मान लीजिए यहाँ पे 13 इंसुलेटर है, मैं यहाँ पे गिन नहीं रहा हूँ। तो हर एक इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो लॉजिकली आइडियल क्या होना चाहिए कि हर इंसुलेटर को सेम वोल्टेज मिले, जिससे लोअर इंसुलेटर पे टेंशन नहीं रहे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्रैक्टिकली, ये जो लाइन आती है, तो ये फर्स्ट इंसुलेटर पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, सेकंड पे उससे कम, थर्ड से उससे कम। इसी प्रकार यहाँ जाओगे वहां तक आपका वोल्टेज लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। तो बेसिकली ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है, आइडियली इक्वल होना चाहिए, जो नहीं होता। तो ये जो फंडामेंटल है, इसको हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग फंडामेंटल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्ट्रिंग, आइडियली क्या होना चाहिए कि आपका जो मान लीजिए ये स्ट्रिंग है और सस्पेंशन किया गया है, तो यहाँ से ये कंडक्टर आपका जा रहा है, तो ये टोटल वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये V1, V2, V3, V4 और V5, तो ये पांच हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 5 इंसुलेटर पे 5 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आइडियली हमको ऐसा लगना चाहिए, लगता है कि भाई पांचों के अक्रॉस इक्वल वोल्टेज रहेगा, लेकिन इट इज नॉट एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है, V1 इसका मतलब स्ट्रिंग के पास वाला पहला इंसुलेटर पे ज्यादा वोल्टेज, यहाँ पे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इसी प्रकार आपका V1 हाईएस्ट रहता है। तो क्यों रहता है वो हम देखते हैं। लाइन यूनिट रहता है दोस्तों इसका, यहाँ पे कैपेसिटेंस डेवलप होगा, ठीक है। ये पिन है, देखिए ये पिन है, ये मेटल पिन रहता है और ये मेटल पिन, तो दोनों को कैपेसिटर फॉर्म करेगा। ये क्या होगा, कैपेसिटेंस फॉर्म करेगा। तो ये देखिए, ये आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटर का मटेरियल डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन ये दो पिन है, इसकी वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया और आपका इंसुलेटर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D। तो इस वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। इसी प्रकार 3 कैपेसिटेंस फॉर्म हुए और तीनों में वोल्टेज। और दूसरा कैपेसिटेंस कौन सा, ये पिन है और ये आपका क्रॉस आर्म है, ये भी मेटल का है। तो यहाँ भी एक ये एयर भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ऐसा आपको पता है। तो ये भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, ये कैपेसिटेंस और ये यहाँ पे टोटल आप देखिए 6 कैपेसिटेंस फॉर्म हो गए। 3 अगर 3 की स्ट्रिंग है तो वहाँ पे 6 कैपेसिटर फॉर्म हो गए। तो ये कैपेसिटर है तो वहाँ करंट फ्लो होगा, चार्ज अक्यूमुलेट होंगे, तो इस वजह से वहाँ पे वोल्टेज उसको दिखेगा। तो इसको हम इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए सी ये जो हमारे C1, ये पैरेलल कैपेसिटेंस है, ये सीरीज है, तो ये हम इस प्रकार ले सकते हैं। मान लीजिए टोटल करंट आई जाता है तो डिवाइड होता है, कैपिटल I1 स्मॉल I1, कैपिटल I2 स्मॉल I2, कैपिटल I3 स्मॉल I3। और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन V1, V2, V3। और C है जो हमारा जो यहाँ पे लीनियर जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है उसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं। और C1 को हम शंट कैपेसिटेंस कहेंगे। C1 को दोस्तों क्या कहेंगे, शंट कैपेसिटेंस कहेंगे। ये देखिए C1 हमारा शंट कैपेसिटेंस है और C हमारा म्यूचुअल कैपेसिटेंस है। और
एक्चुअली में क्योंकि एयर कैपेसिटर की वैल्यू कम होती है, ये एयर कैपेसिटर है और ये इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे एक्चुअली इंसुलेटर है, तो इसीलिए सी हमेशा C1 से ज्यादा होता है। ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस हमेशा ये शंट कैपेसिटेंस से ज्यादा होता है। ये जो एयर कैपेसिटर फॉर्म होता है इसकी वैल्यू कम होती है और ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अज्यूम C1 by C is equal to M। C1 by C हम M अज्यूम करते हैं, C1 is equal to MC। आपका शंट कैपेसिटर इज इक्वल टू MC अज्यूम किया हमने। और एक पॉइंट क्यू, ये जो क्यू पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे I1 जाता है, कैपिटल I1, उसके दो पार्ट होते हैं, कैपिटल I2 और स्मॉल I2, इस प्रकार यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार पॉइंट P है, वहां पे कैपिटल I2 जाता है, तो ये कैपिटल I3 और स्मॉल I3 इस प्रकार दो पार्ट पड़ेंगे, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग में जाता है, नेक्स्ट इंसुलेटर डिस्क में जाता है। और हमेशा डेफिनेटली यहाँ पे I1 की वैल्यू ज्यादा होगी, I2 की वैल्यू उससे कम होगी और I3 की उससे कम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसीलिए I3 की वैल्यू मिनिमम होगी और I1 की यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इसी वजह से दोस्तों V1 ज्यादा रहता है, V2 उससे कम रहता है, V3 उससे कम रहता है, क्योंकि करंट ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा रहना है। तो ये आपका कंसेप्ट है, क्यों V1 ज्यादा होता है उसका आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ जाएगा कि जहाँ पे करंट ज्यादा है, ये करंट यहाँ आगे डिवाइड हो रहा है, इसलिए टोटल करंट I1 की वैल्यू ज्यादा, I2 उससे कम और I3 उससे कम, इसीलिए V1 की वैल्यू ज्यादा, V2 उससे कम और V3 उससे कम रहेगा। क्योंकि V इज इक्वल टू आई एक्स सी हमको पता है, और यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी रहेगा, तो इसलिए ठीक है। अभी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। वोल्टेज डज नॉट रिमेन्स द सेम। अब हमने देख लिया कि तीन, अगर मान लीजिए डिस्क लगी होती है तो वहां पे वोल्टेज सेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसी वजह से अक्रॉस द स्ट्रिंग्स इक्वल वोल्टेज नहीं रहता। ठीक है, करंट अगर सेम नहीं है हर इंसुलेटर में तो वोल्टेज भी सेम नहीं रहेगा। तो ये जो शंट कैपेसिटेंस और चार्जिंग करंट है, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक फिनोमिना बन जाता है। तो अब इसका हम डेरिवेशन यहाँ पे डिराइव करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी एक्सप्लेन 7 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, तो ये आप समझिए। मान लीजिए तीन इंसुलेटर यहाँ पे लगाए हुए हैं और तीनों इंसुलेटर में ये जो है ये आपके म्यूचुअल कैपेसिटेंस है और ये आपके शंट कैपेसिटेंस है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग into 100 divided by स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज अक्रॉस लाइन यूनिट। लाइन यूनिट यानी फर्स्ट जो कैपेसिटर होता है उसके अक्रॉस के वोल्टेज को लाइन यूनिट वोल्टेज कहते हैं। तो ये जो लाइन यूनिट का वोल्टेज है उसको हम V1 कहेंगे, और ये जो ऊपर वाला वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग है ये टोटल वोल्टेज V आएगा। तो n आपके नंबर ऑफ इंसुलेटर है, कितने इंसुलेटर स्ट्रिंग में यूज होते हैं। आइडियली ये क्या होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे टोटल एक फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट है, तो हर इंसुलेटर में 10 वोल्ट लगने चाहिए। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और ऊपर 100 हो जाएगा तो 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज द नंबर ऑफ यूनिट इज हायर स्ट्रिंग एफिशिएंसी लोअर। जितने ज्यादा आपका n ज्यादा है, n की वैल्यू जितनी ज्यादा है इतना आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टर्स। आसपास जो डिस्टेंस रहता है क्रॉस आर्म से और जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहता है उसकी वजह से वो उसके ऊपर भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी चेंज होती है। और वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस। आपका वेदर के अकॉर्डिंगली आपका कैपेसिटेंस पे थोड़ा इफेक्ट आएगा, तो इस वजह से आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी चेंज होगा। तो इसका फॉर्मूला में हम देखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज आपकी लाइन का वोल्टेज आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट यूनिट के अक्रॉस का वोल्टेज इंटू 100 को स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग कितना है दोस्तों, मान लीजिए तीन इंसुलेटर है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 और डिवाइडेड बाय 3 इंटू V1। तो ये आपका फॉर्मूला एक आया। इसको दोस्तों हम शांति से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आप इसको शांति से देखिए। यहाँ तक सिंपल है, वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया और 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट यूनिट का वोल्टेज लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। एट पॉइंट P, P के पास में देखिए आप, P के पास में क्या होता है, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस स्मॉल I3। ये P है, यहाँ पे I2 कैपिटल जा रहा है तो ये I3 प्लस स्मॉल I3 हो रहा है। तो आगे देखते हैं। देखिए V इज इक्वल टू आई एक्स सी होता है,
तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी लेते हैं, तो I इज इक्वल टू ओमेगा सी वी। तो मैं I1 है या कहीं भी I दिख रहा है तो ओमेगा सी वी, तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ I2 इज इक्वल टू ओमेगा सी V2, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप V2 है। कैपिटल I3 इज इक्वल टू ओमेगा सी V3, क्योंकि वो मेन स्ट्रिंग में जा रहा है, इसीलिए कैपिटल I3 है, V3 है। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल I3, ये स्मॉल I3 है, ये C1 आएगा, यहाँ पे C नहीं लिख सकते आप, तो ओमेगा C1 V3। अभी हमको पता है कैपिटल C1 इज इक्वल टू M इंटू सी, वो हमने आगे अज्यूम किया था, वो हमने यहाँ पे रख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये ओमेगा सी कॉमन निकल जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू V3 प्लस एम V3, तो V3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमको ये चीज मिली V2 इज इक्वल टू V3 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एम। इसी प्रकार पॉइंट Q पे लेंगे, तो I1 इज इक्वल टू कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2, तो ओमेगा सी V1 ओमेगा सी V2 ओमेगा C1 V2 प्लस V3। देखिए यहाँ पे ये देखने की चीज है दोस्तों, यहाँ पे मैं जब I3 की बात कर रहा था, I3 की, तो ये I3 पे मैंने वोल्टेज V3 अज्यूम किया था, लेकिन यहाँ पे मैं जब स्मॉल I2 की बात कर रहा हूँ, तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, ये स्मॉल I2 की बात कर रहा हूँ, V2 प्लस V3 मिलेगा। ठीक है, ये I2 है, I2 के लिए सिर्फ V2 रहेगा, क्योंकि ये इतनी ही बात है। लेकिन यहाँ पे आपको रेफरेंस के देखेंगे, यहाँ इसको रेफरेंस लेंगे तो V2 प्लस V3 टोटल वोल्टेज, तो ओमेगा C1 V2 प्लस V3 होगा। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इट इज टू इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ओमेगा सी कैंसिल हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस एम कॉमन निकाल लिया, V2 प्लस V3, तो इसको बोलेंगे 1 प्लस एम V2 प्लस एम V3। हमने क्या किया, यहाँ पे V2 को कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस एम इसको कर दिया, और इसको हमने ये इक्वेशन हमको मिला, दो इक्वेशन मिले दोस्तों। और V1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, V2 की बजाय ये V2 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 1 प्लस एम ऐसे ही है, V2 का के बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे V3 इंटू 1 प्लस एम V3, तो 1 प्लस एम स्क्वायर एम, पूरे के बाद V3 कॉमन आ गया, तो इसको ऐसा लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 3m, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस 3m, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस m हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे ये आएगा, ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया। तो V3 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, हमने V3 का इक्वेशन यहाँ पे लिया V1 के फॉर्म में, तो टोटल वोल्टेज हमको मिलेगा। देखिए सारे चीजों को, V1 को V3 के फॉर्म में रखेंगे, V2 को V3 के फॉर्म में रखेंगे और V3 को एज इट इज रखेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 वो V1 का वैल्यू है इंटू V3, V2 है 1 प्लस एम V3, आपको यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा, 1 प्लस एम V3 और V3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 प्लस एम, पूरा V3 कॉमन निकाल लिया, और आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों V3 इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3, तो ये V3 का वैल्यू आ गया। इसका मतलब थर्ड जो स्ट्रिंग में लास्ट वाला जो वोल्टेज है वो ये आएगा V अपॉन एम प्लस 3 एम प्लस 1, और एम क्या है, एम है आपका C1 डिवाइडेड बाय C, शंट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और सारे इंसुलेटर सेम मटेरियल के हैं, तो इस वजह से ऐसा कोई इश्यू नहीं है, सेम आएंगे। V1 इज इक्वल टू 1 प्लस एम V3 प्लस एम V3। अभी देखिए यहाँ पे वापस मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ये मेरे को V2 का वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, V2 इज इक्वल टू V3 1 प्लस एम, और V1 इज इक्वल टू 1 प्लस एम V3, तो मैंने यहाँ पे V2 का वापस वैल्यू रखा। जैसे मैंने V3 का फॉर्मूला लिया दोस्तों, ऐसे मैं यहाँ पे V1 का फॉर्मूला लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो V1 इज इक्वल टू 1 प्लस एम तो ये सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, इस प्रकार आपको मिलेगा, क्योंकि V3 का वैल्यू मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको इसका सीक्वेंस पता चल जाएगा।
है सिंपल, लेकिन सीक्वेंस में अगर कहीं पे आप स्किप हो गए तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन और एम प्लस थ्री एम प्लस वन इंटू वी। ये वी वन का फॉर्मूला मिल गया, वी थ्री का मिल गया दोस्तों। अभी वी थ्री और वी टू के लिए देखते हैं। तो वी टू इज इक्वल टू आपका वी थ्री का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, ये हमको मिला है तो वन प्लस एम। तो वी अपॉन कैपिटल वी अपॉन एम प्लस थ्री। वी टू का सबसे सिंपल फॉर्मूला मिला दोस्तों, हमको तीन फॉर्मूला मिला, आप यहाँ पे देखिए। V1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन एम प्लस थ्री, आपको ये याद रखना है, इंटू वी। V2 इज इक्वल टू वी अपॉन एम प्लस थ्री, ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सिंपल एंड सोबर। और V3 का V अपॉन एम प्लस थ्री एम प्लस वन, वैसे याद रहे ऐसा फॉर्मूला है। तीन इंसुलेटर के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार ये तीनों के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज होते हैं। कहने का मतलब है, आप देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख के देखेंगे तो V1 का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा, V2 का उससे कम और V3 का उससे कम। स्प्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं। ये V1 के अक्रॉस में जो फर्स्ट इंसुलेटर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने V1 का वैल्यू रखा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी वोल्टेज अक्रॉस का स्ट्रिंग n इंटू V1 एम स्क्वायर प्लस थ्री प्लस वन, और यहाँ पे रख दिया एम प्लस वन एम प्लस थ्री। तो ये फॉर्मूला आपको सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा। तो ये फॉर्मूला स्ट्रिंग एफिशिएंसी का होगा एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एन इंटू एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन। तो दोस्तों ये फॉर्मूला कई बार पूछते हैं आपको, एग्जाम्पल भी इसके पूछ सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला का डेरिवेशन याद रखना है, एचटी स्ट्रिंग एफिशिएंसी का कंसेप्ट याद रख के V1 V2 V3 का फॉर्मूला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। आइडियली हमको क्या चाहिए कि हर इंसुलेटर के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होना चाहिए। जो नहीं होता तो हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं। तो क्रॉस आर्म अगर लंबे हैं तो आपका शंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, तो आपका बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहता है। तो वो एक मेथड है। ग्रेडिंग द इंसुलेटर, इंसुलेटर का अलग अलग साइज के अगर यूज करते हैं तो भी आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव रहता है। और ग्रेडिंग रिंग एक है, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो ग्रेडिंग रिंग को भी आप यूज कर सकते हो। तो वन बाय वन देखते हैं। सी आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी। तो बेसिकली सी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय डी। इसका मतलब दो कंडक्टिंग पार्ट के, दो मेटल प्लेट के बीच में जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना कैपेसिटेंस कम। तो आपको शंट कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो क्रॉस आर्म लंबे यूज करो। इस वजह से क्या होगा, आपका एयर का एरिया बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो शंट कैपेसिटेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा। और लेकिन उसको पॉइंट वन से ज्यादा लिमिट, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है कि आप रेशियो एम इज इक्वल टू पॉइंट वन से ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते हो। इस मेथड से भी एन एम इज इक्वल टू पॉइंट वन, एम क्या है आपका सी वन डिवाइडेड बाई सी, इतना रेशियो से ज्यादा आप इंप्रूव नहीं कर पाते हो। तो लंबे क्रॉस आर्म रखो, मेरे कहने का मतलब यहाँ से लंबे क्रॉस आर्म रखे तो क्या होगा दोस्तों, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू कम से कम हो जाएगा। आइडियली मान लीजिए इसका 10 फेराड है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 1 फेराड से कम नहीं हो पाएगा इस मेथड से। आगे बढ़ते हैं। इंसुलेटर ग्रेडिंग, मैंने इंसुलेटर डिफरेंट साइज के आप यूज कर लें। और इंसुलेटर जो है लाइन इंसुलेटर, जो करीब फर्स्ट इंसुलेटर वो हाईएस्ट कैपेसिटेंस है, फिर आप इसका कैपेसिटेंस कम करते जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली वेंचर हो जाएगा, क्योंकि आपका इंसुलेटर की जो डिजाइनिंग है वहाँ पे स्किल चाहिएगा, स्किल बेस, और स्किल बेस के लिए आपको कॉस्ट लगता है। और आप मटेरियल भी प्रोड्यूस करोगे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है फर्स्ट इंसुलेटर आप बड़ा ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट इंसुलेटर उससे छोटा, इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्जीक्यूशन में बहुत सारी चैलेंजेस है। ग्रेडिंग रिंग की दोस्तों बात करते हैं। मेटल रिंग प्रोवाइड करते हैं राउंड लाइन यूनिट, एक मेटल रिंग लाइन यूनिट के अक्रॉस में बनाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस हम इंसर्ट करते हैं। देखते हैं दोस्तों कैसे। ये रिंग इलेक्ट्रिकली कंडक्टर के साथ में कनेक्ट होती है, जिससे करंट फ्लो होता है जो I2 I3 को रिड्यूस करता है। वोल्टेज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बना देता है स्ट्रिंग के अक्रॉस में। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये आपका लाइन सेट है, इंसुलेटर का सेट है। यहाँ पे ग्रेडिंग रिंग रखिए, और ग्रेडिंग रिंग से क्या होगा,
यहाँ से लाइन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो ये करंट फ्लो होने की वजह से I2 और I3 के ऑपोजिट डायरेक्शन में I2 डैश और I3 डैश जाएगा। जितना करंट यहाँ जा रहा है, इतना करंट यहाँ जाएगा। तो अल्टीमेटली I1, I2, I3 टेक्निकली इक्वल बनेंगे। तो टेक्निकली इक्वल बनने की वजह से क्या होगा दोस्तों? टेक्निकली इक्वल बनने की वजह से वोल्टेज सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा और उस वजह से यहाँ पे आपका ओवरऑल C1 और ये C के अक्रॉस का तीनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। इसको मैंने यहाँ पे वर्ड पे एक्सप्लेन नहीं किया है, आप इसको समझ पाओगे। ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है दोस्तों, सैग। सैग का मतलब है जो ये झोल आता है, इसको हम हिंदी में झोल कहते हैं। जैसे लाइन होती है बीच में से सस्पेंड करते हो तो जमीन से ज्यादा करीब रहती है, ये चीज को सैग कहते हैं। तो सैग ट्रांसमिशन लाइन में होता है। लाइन सपोर्ट के बीच में रखना जरूरी होता है। अगर आपने स्ट्रेट लाइन बहुत ज्यादा खींच दी तो विंड प्रेशर से टूट जाएगी, इसलिए सैग होना जरूरी है। और सैग के भी कैलकुलेशन होते हैं। दो टावर के बीच में लाइन को अगर हैंगिंग रखना है तो बीच में सैग क्रिएट करना जरूरी है। तो लाइन अगर टाइट की तो टेंशन की वजह से या विंड प्रेशर की वजह से या एक्सीडेंटली कभी फोर्स आ गया तो टूट जाएगी। तो सैग हम अलाउ करते हैं। और सैग हाईली एरिया में ज्यादा ऑब्जर्व होता है क्योंकि दो टावर के बीच डिस्टेंस बहुत अलग अलग होता है, हाइट अलग अलग होती है। तो हाइट अलग होने की वजह से वहां पे सैग का फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विंड और स्नो में भी आपको ये इफेक्टिव देखने मिलता है। सैग में क्या रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? सेफ्टी, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन टेंशन एंड सैग। टेंशन आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्ट्रेस होता है और सैग दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सेफ वर्किंग टेंशन शुड बी मोर देन 2.5। आपका टेंशन है 2.5 से बढ़ना नहीं चाहिए। सेफ वर्किंग टेंशन इज इक्वल टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने अगर आगे पढ़ा हुआ है। आपका पंक्चर वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हो तो ये 2.5 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस शुड बी एज पर आई रूल्स। देखिए दोस्तों, आपका सैग अगर है, लाइन अगर सैग है कहीं पे, तो सैग में जो लोएस्ट पॉइंट होता है उससे जमीन का डिस्टेंस एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रखना होता है, अदरवाइज सेफ्टी के काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इकोनॉमी की दोस्तों बात करें, सैग में एक तो सेफ्टी का कंसिडरेशन है, दूसरा इकोनॉमी का आ गया। लेंथ आपकी बढ़ जाएगी, अगर सैग बहुत ज्यादा लंबा रख दिया तो आपका मटेरियल बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और हाइट ऑफ टावर भी आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो वो भी एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा, तो वो भी आपको बैलेंस रखना है। सैग इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन सेफ्टी एंड कॉस्ट। इसका मतलब सैग अच्छा है, मुझे सैग रखने से मेरी लाइन का लाइफ बढ़ेगा। लेकिन अगर मैंने ज्यादा सैग रखा तो आपका टावर भी हाइट में बढ़ाने पड़ेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका। कंडक्टर में सैग रखने की वजह से कंडक्टर की लेंथ भी ज्यादा आएगी, इस वजह से आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपको दोनों के बीच का बैलेंस क्रिएट करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैग, वेट ऑफ द कंडक्टर, कितना वजनदार है, स्पान कितने डिस्टेंस का, दो टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कितना है, आइस कोटिंग, अगर आइस वाला जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहां पे आइस कोटिंग का कितना लेयर रहता है, कितना वेट उसका रहता है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है। जहाँ पे विंड का सीजन रहता है वहां पे एक इश्यू रहता है, और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको कंसिडरेशन करना पड़ता है। तो ये सारे पैरामीटर है दोस्तों, वेट, आपका वजनदार, कंडक्टर, स्पान, और ये 6 पैरामीटर जनरली हम कंसिडर करते हैं। सेक का कैलकुलेशन देखते हैं दोस्तों। अजम्पशन ये हमारी है, बोथ टावर आर द सेम लेवल। दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, अब सेक के डिफरेंट फॉर्मूला देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है शायद, तो हम इसको समझेंगे। तो कुछ कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आएंगे। मान लीजिए दोनों टावर सेम लेवल पे हैं, तो शेप ऑफ द सेग इज पैराबोला नॉट कैटर्नरी। आपका सेग है वो पैराबोला शेप का होगा अगर सेम लेवल पे है तो। टेंशन नियर सपोर्ट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल टेंशन। आइडियली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। देखिए आप, पहले हम विंड और आइस का कोटिंग इग्नोर करते हैं, हम सिंपल हमारे एरिया की बात करते हैं। तो सेग इस प्रकार होगा, ये ए और बी पॉइंट है, ये सेग मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ज्यादा बनाया है, इतना ज्यादा एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। तो एक्स और वाई एक्सिस, ये पैराबोला मैंने बताया कि पैराबोला जैसा आइडियली शेप होता है। तो एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्पान, तो सेंटर पॉइंट से जो सेग वाला पॉइंट रहेगा L/2 L/2 आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये एस है,
लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सेग आपका देख लीजिए, ये ओ आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सेग है, तो आपको पी एक्स वाई मिलेगा। एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे पी एक्स वाई है, पी एक्स वाई ये पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और जो आपके सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे है, डब्ल्यू सी आपका वेट ऑफ द कंडक्टर इन किलोग्राम है, किलोग्राम पर मीटर। इसका मतलब 1 मीटर केबल का, 1 मीटर कंडक्टर का कितना वेट होगा, कितना वेट होगा। तो ये वेट आपका आएगा डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई बाय एक्स, डिस्टेंस और वेट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना फोर्स यहाँ पे रहेगा। तो ये आपका सेंटर पॉइंट से x/2 डिवाइड होगा। टी कैपिटल टी है आपका, वो आपका मान लीजिए डेवलप टेंशन है, तो टी कहाँ आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे आएगा, इसके टेंजेंट में यहाँ आएगा। तो ये इतना टेंशन यहाँ पे टी आपका डेवलप हो रहा है, जो केजी में होता है। आपका जो ओ पी है, ओ पी आपका ये पॉइंट ओ से पी तक का पॉइंट है, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन। देखिए जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमने मान लिया कि ये कंडक्टर है और कंडक्टर का सेंटर पॉइंट है, हमने पी पॉइंट एक्स वाई पॉइंट पे कंसीडर कर लिया, दोनों को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। लेकिन यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम एक्चुअल कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये ऐसा मान सकते हैं कि इतना से इतना एरिया, ओ से पी का एरिया आप हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए सिंपल लीनियर लाइन है, यहाँ पे ये लीनियर है, ये हम इसको स्लोप नहीं, इसको हॉरिजॉन्टल अज्यूम करते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए हम ऐसा मान रहे हैं। तो देखते हैं कैसे फोर्स एक्टिंग एट द पी, पी पॉइंट पे एक्स वाई वाले पॉइंट पे फोर्स कितना रहेगा, कौन कौन सा फोर्स रहेगा। ये पी पॉइंट है और यहाँ पे फोर्स कौन सा पहला लगेगा, वेट ऑफ द कंडक्टर एट x/2 फ्रॉम पी। यहाँ से सेंटर पॉइंट पे ये x/2 है, ये यहाँ पे डब्ल्यू सी इतना वेट की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा। हॉरिजॉन्टल टेंशन एट पी, यहाँ पे जो पी फोर्स है वो पी पे हॉरिजॉन्टल भी फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा। तो मोमेंट एट पी इज गिवन बाय, मोमेंट का फॉर्मूला होता है वेट इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो आपका टी इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाई बाय वाई, आपका कैपिटल वाई क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कैपिटल वर्टिकल डिस्टेंस हो गया। तो वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस देखिए ये टी टेंसाइल फोर्स है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आपका वर्टिकल के लिए फोर्स क्या है, वर्टिकल के लिए आपका ये फोर्स है और टी, और डिस्टेंस है वाई, ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे वाई मिलेगा। और हॉरिजॉन्टल के लिए आपका डब्ल्यू सी वेट की वजह से डब्ल्यू सी फोर्स बनेगा, और आपका डिस्टेंस x मल्टीप्लाई बाय x/2 बनेगा। डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई बाय x आपका फोर्स टोटल लगेगा वेट की वजह से फोर्स, और x/2 आपका डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स इंटू डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे एक ओके ठीक है। तो डब्ल्यू सी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू सी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t, जहाँ पे t हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, t है टेंशन है, और डब्ल्यू सी वेट ऑफ द कंडक्टर है, और x आपका सेंटर पॉइंट से कंसिडर पॉइंट का डिस्टेंस है। तो किसी भी x पॉइंट का डिस्टेंस आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, डब्ल्यू सी मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t। तो हमने सेग का कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे y पॉइंट, ये जो y पॉइंट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो हमने कैलकुलेट किया। सेग इज मैक्सिमम एट l/2, तो यहाँ पे x डिस्टेंस पे हमने ढूंढा, अब इसको यहाँ पे l/2 कंसीडर करते हैं, तो l/2 पे हो जाएगा डब्ल्यू सी एल स्क्वायर बाय 8t। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप जो सेग वर्टिकल फंडामेंटल है, वर्टिकल का मतलब y एक्सिस वाला, तो यहाँ से यहाँ जो सेग होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू सी एल स्क्वायर बाय 8t, जहाँ t हमारा टेंशन है, डब्ल्यू सी वेट ऑफ द कंडक्टर है, एल आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कंसिडर कर सकते हो, सेग यहाँ पे गिन सकते हो किस कंडीशन में, जहाँ पे आपने बर्फ को भी कंसिडर नहीं किया है और विंड प्रेशर भी कंसिडर नहीं किया है। अगर करेंगे तो क्या होगा वो अब देखते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। वेट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द कंडक्टर 1.5 kg per meter and span is 200 meter. Maximum tensile strength of the conductor is 4000 kilogram. Calculate sag assuming factor of safety 2. आपका वेट ऑफ द कंडक्टर 1.5 kg पर मीटर, लेंथ है 200 मीटर और टेंसाइल स्ट्रेंथ है 4000 किलोग्राम, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है आपका 2। तो सेफ वर्किंग टेंशन का, सेफ वर्किंग टेंशन जो होता है, जो टेंसाइल वाला फॉर्मूला हमारा लास्ट में टी,
वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4000 बाई 2 2000 केजी हो गया। तो हमारा फॉर्मूला ये है डब्ल्यू सी एल स्क्वायर बाई टी, यहाँ पे सिंपल रख दो, डब्ल्यू सी 1.5 है, एल स्क्वायर आपका 200 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो सिंप्लीफाई करेंगे 3.75 मीटर। इसका मतलब आप जमीन उसका सैग है ऊपर सेंटर पॉइंट से 3.75 मीटर तक ले पाओगे। तो ये आपका आंसर। कई बार एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपको, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। इफेक्ट आइस कोटिंग, अब आइस कोटिंग कंसिडर करते हैं दोस्तों। देखिए अब बिल्कुल यहाँ समझिए, मान लीजिए डी डायमीटर ऑफ द कंडक्टर है और ऊपर का जो लेयर है वो आपका कोटिंग है। डी आपका कंडक्टर का डायमीटर है, एल है आपका कंडक्टर का लेंथ अंडर कंसिडरेशन है, और टी आपका मान लीजिए थिकनेस ऑफ द कोटिंग है। एक कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग में इस ये लेयर में आइस लग गया है, आइस बन गया है, यहाँ पे पूरा आइस है। तो हमको आइस और भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। डब्ल्यू सी वेट ऑफ द कंडक्टर हमको पता होगा क्योंकि वो हमारे डिजाइन पैरामीटर है, और डब्ल्यू आई इज इक्वल टू आइस का वेट हमको अज्यूम करना रहेगा। या फिर कई बार क्या होता है, आप उसका एक सेक्शन पे कैलकुलेशन से लगा सकते हो। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस पर मीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द आइस पर लेंथ, देखिए अब यहाँ पे ये मजे की बात है, ये पाई बाय 4 पूरा क्या है, पाई बाय 4 पूरा यहाँ से डायमीटर गिनते हैं तो क्या होगा, डी प्लस 2 टी पूरा डायमीटर, और इसमें से अगर मैं सेंट्रल डायमीटर डी स्क्वायर माइनस करूंगा तो मुझे आइस के कोटिंग का वॉल्यूम मिल जाएगा। पाई बाय 4 डी प्लस 2 डी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये जो इतना एरिया है ये आपको क्या देगा, ये आइस कोटिंग का वॉल्यूम देगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। यूनिट लेंथ है इसलिए 1 से कंसिडर किया, 1 से मल्टीप्लाई किया और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस प्रकार आएगा, और इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये आएगा 4 डी टी प्लस 4 टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू डेंसिटी। तो डब्ल्यू आई इज इक्वल टू पाई, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई टी डी इंटू डी प्लस टी इंटू डेंसिटी। तो डब्ल्यू आई का फॉर्मूला हमको यहाँ पे मिल गया दोस्तों, पाई इंटू टी, टी माने थिकनेस ऑफ द कोटिंग, प्लस डी डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, प्लस स्मॉल टी थिकनेस ऑफ द कोटिंग, और मल्टीप्लाई बाय आइस का डेंसिटी। तो सेग आ जाएगा दोस्तों, हमने जो आगे डब्ल्यू आई रखा था उसके बजाय हम यहाँ रखेंगे डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू आई एल स्क्वायर बाय 80, जहाँ पे डब्ल्यू आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। अभी विंड का इफेक्ट देखते हैं। तो विंड का दोस्तों देखते हैं एक बार। मान लीजिए डायमीटर ऑफ द कंडक्टर है और यहाँ पे विंड प्रेशर आ रहा है। विंड प्रेशर स्मॉल पी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ द प्रोजेक्टेड लेंथ, तो डी मल्टीप्लाई बाय 1, लेंथ हम 1 मीटर कंसिडर करते हैं तो डी मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। इतने एरिया में विंड आपको इफेक्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली पी मल्टीप्लाई बाय डी टोटल फोर्स हुआ, टोटल वेट हुआ। पी आपका विंड प्रेशर है मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, तो पी डी किलोग्राम पर मीटर आपका विंड फोर्स हुआ आपका टोटल। तो इस प्रकार विंड फोर्स के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक रहेगा वर्टिकल। तो टोटल इफेक्टिव फोर्स कितना रहेगा, डब्ल्यू ई विंड आपका फोर्स है वो टोटल रहेगा डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू सी आपका ओरिजिनल कंडक्टर का वेट है और डब्ल्यू डब्ल्यू आपका विंड का है। तो दोनों का, क्योंकि देखिए यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल समझने का कोशिश कीजिए, डब्ल्यू डब्ल्यू है आपका विंड है जो यहाँ से आ रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू विंड है ये जो हमने लिया पी मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। तो ये आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये कंडक्टर यहाँ पे तो वर्टिकल में आपका कंडक्टर का जो वजन है उसकी वजह से फोर्स आएगा। तो दो फोर्स दोनों 90 डिग्री रहेंगे, तो टोटल आंसर आएगा। आपने 90 डिग्री वाला ट्राइंगल पढ़ा हुआ है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर। तो आपका सेक का फॉर्मूला अगर डब्ल्यू ई है टोटल हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर रहेंगे, तो ये एक आंसर रहेगा। और वर्टिकल सेक का वैल्यू एस, इसको 90 डिग्री सिर्फ कंसीडर करना है तो एस कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है तो कॉस थीटा का हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा, तो वर्टिकल सेक एस कॉस थीटा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड ले लिया, विंड डब्ल्यू ई
आपका हॉरिजॉन्टल में डब्ल्यू ले लिया और वर्टिकल में इसका फोर्स ले लिया, तो WC² प्लस WW², और ये फॉर्मूला में हम आगे यूज कर रहे हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आइस एंड विंड, देखिए दोस्तों, ये हमने पहले विंड और आइस बिना लिया, फिर आइस के साथ में लिया, फिर विंड के साथ में लिया, तो अब तीनों साथ में लेते हैं। अब पाई dt प्लस टी, ये आइस हो गया, ये विंड हो गया, P मल्टीप्लाई बाय डी इंटू 2T प्लस 1, ये विंड हो गया, और ये WW सिंप्लीफाई करेंगे, P मल्टीप्लाई बाय डी इंटू 2T, तो ये आपका हो गया टोटल। तो इस प्रकार हम विंड और आइस दोनों लेते हैं, और WC तो वेट ऑफ द कंडक्टर, तो इटसेल्फ वो यहाँ पे आएगा, WC प्लस WI, वो आपका आप हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा, और ये आपका 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू विंड आपका 90 डिग्री पे रहेगा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। इससे कंडक्टर है तो जमीन से आपको, जमीन पे उसका फोर्स उसको रियलाइज होगा, और आइस कोटिंग है तो भी जमीन पे उसको वजन लगेगा, तो जिस वजह से ये भी 90 डिग्री रहेगा। तो विंड, अगर विंड यहाँ आएगा तो WC वेट ऑफ द कंडक्टर और आइस दोनों यहाँ पे वर्टिकल रहेंगे। तो W इज इक्वल टू WC प्लस WI² प्लस WW², sag इज इक्वल टू WE इंटू L² डिवाइडेड बाय 80, और WE को हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, और वर्टिकल sag एज cos थीटा आएगा। दोस्तों ये इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दिखता है, वो सिंपल आपको WC और WE का यहाँ पे पैरामीटर दिया होगा, आपको सिर्फ सिंपल उसको कैलकुलेशन करके WC और WI और WW काउंट करना है, और ये फॉर्मूला में WE टोटल इफेक्टिव फोर्स इंटू L² एल ऑफ द एल क्या बोलते हैं आपका ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 80, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका टेंशन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आप टोटल फोर्स गिन पाओगे। सेक दोस्तों एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इसको मैकेनिकल डिजाइन के रेफरेंस पे भी आप देख सकते हो, हर एक के लिए डिफरेंट एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। आपको ये तीनों फॉर्मूला, विंड वाला, आइस वाला और टोटल फोर्स वाला, तीनों फॉर्मूला आपको करने होंगे। तो ये दोस्तों एक ट्राई थी, एक कोशिश थी कि आपको ये समझ में आ जाए किस प्रकार इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर के क्या टाइप्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार के इंसुलेटर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, और सैग का फंडामेंटल क्या है, सैग का कंसेप्ट क्या है, वो आपको समझाने का एक प्रयास था। थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और फॉर्मूला का थोड़ा वर्कआउट कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।